Very good morning to all students. Students, in this video we are going to discuss question answers of chapter 4 of history. The name of the chapter is Tribal Communities and Colonialism. Begin with short question answer. Question 1 is name 4 important sources of tribal history. आपको ट्राइबल हिस्ट्री के 4 इम्पोर्टेंट सोर्सेज बताने हैं. बच्चे, सोर्स क्या होता है? सोर्स एक ऐसा लिटरेरी डॉक्यूमेंट है जो हमें ट्राइबल लोगों के बारे में बताए. तो 4 इम्पोर्टेंट सोर्सेज कौन से हैं जो हमें ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं? आंसर स्टार्ट करते हैं हम. 4 इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ ट्राइबल हिस्ट्री आर बैलेड्स एंड फोल्कलोर, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, इंडिविजुअल पीजेंट पेटिशंस. तो बच्चे, ये 4 सोर्सेज हैं जो हमें ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. और हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो मतलब हम 1947 से पहले की जो ब्रिटिश हिस्ट्री थी, मॉडर्न हिस्ट्री थी, उसकी बात कर रहे हैं. तो उसमें जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स होती थी, या फिर इंडिविजुअल पीजेंट पेटिशंस होती थी, और बैलेड एंड फोल्कलोर जो ट्राइबल लोगों के द्वारा खुद बनाए हुए थे, जो उनके लोक संगीत थे, उन सब से हमें ट्राइबल लोगों के बारे में पता चलता है. नाउ क्वेश्चन 2 इज व्हाई डिड द सांथाल्स रिवोल्ट. सांथाल्स ने रिवोल्ट क्यों किया था? उन्होंने विद्रोह क्यों किया था? सांथाल्स क्या है बच्चे? सांथाल्स बंगाल और बिहार में रहने वाली एक ट्राइबल कम्युनिटी है. तो इन्होंने विद्रोह क्यों किया था? आंसर डिस्कस करते हैं हम. द सांथाल्स इन बंगाल एंड बिहार रिवोल्टेड against all outsiders including the British officials, पुलिस, ज़मींदार्स एंड मनी लैंडर्स. सांथाल्स ने विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि वे सभी आउटसाइडर्स को अपने जंगलों से निकालना चाहते थे. कौन कौन थे आउटसाइडर्स जो उनके जंगलों पर राज करना चाहते थे? वे थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स, पुलिस, ज़मींदार और मनी लैंडर्स. वे चाहते थे कि ये सब हमारे जंगलों से बाहर चले जाएं, इसीलिए सांथाल्स ने विद्रोह किया था. These revolts are collectively called the Santhal Hal और the Santhal Liberation Movement. इन विद्रोहों को हम कलेक्टिवली कहते हैं सांथाल हल और सांथाल लिबरेशन मूवमेंट. Now question 3 is what changes were experienced by the tribal communities after the advent of the British. ब्रिटिश के इंडिया में आने के बाद ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने अपनी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस एक्सपीरियंस किए. मतलब हमें यहाँ पर ये बताना है कि ब्रिटिश के आने से पहले ट्राइबल कम्युनिटीज़ की लाइफ कैसी थी और उनके आने के बाद कैसी हो गई. तो बच्चे, यहाँ पर छोटे सी डिस्कशन करते हैं कि ब्रिटिश के आने से पहले ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत पीसफुली इंडिया में रिसाइड करती थी, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से रहते थे. वे जंगलों में रहते थे, जंगलों को अपना घर बनाते थे, जंगल में ही वो एग्रीकल्चर करते थे और जंगलों से ही जो चीज़ें प्राप्त होती थी उससे अपना जीवन यापन करते थे. तो अब हमें बात करनी है कि ब्रिटिश के आने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए. द चेंजेस वर एज फॉलो. द ट्राइबल चीफ्स लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. तो बच्चे, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चेंज था वो ये था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो अपने में से किसी एक को अपना लीडर बना लेते थे, जिसे ट्राइबल चीफ कहते थे. वो ट्राइबल चीफ ही अपनी पूरी ट्राइब का, अपनी पूरी कम्युनिटी का उनकी गवर्नेंस करता था. मतलब उनसे रिलेटेड कोई भी कानून है, जंगल से रिलेटेड, जंगलों में सुधार से रिलेटेड जो भी कानून है, वो सब बनाना ट्राइबल चीफ की ड्यूटी होती थी. तो अंग्रेजों के बाद क्या हुआ? द ट्राइबल चीफ्स लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. ट्राइबल चीफ्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी वो ख़त्म हो गई, वो उनसे छीन ली गई. पॉइंट 2, ट्राइबल्स लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स ड्यू टू ब्रिटिश लॉज. ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो उन्होंने अपने खुद के कानून बनाए और लोगों पर लागू किए. तो इन कानूनों की वजह से जो ट्राइबल चीफ्स थे उन्होंने अपने ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स को खो दिया. पॉइंट 3 इज द कंपनी फोर्सफुली टुक ओवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ ट्राइबल लैंड्स, हैंस दे मेड द ट्राइबल्स लैंडलेस. कंपनी ने, मतलब ईस्ट
इंग्लिश कंपनी ने ज़बरदस्ती इन ट्राइबल की बहुत बड़ी ज़मीन को टुक ओवर कर लिया और इसी प्रकार से इसीलिए दे मेड द ट्राइबल्स लैंडलेस, और इसीलिए जो ट्राइबल्स थे वो लैंडलेस हो गए, मतलब उनसे उनकी ज़मीनें छीन गई। क्वेश्चन 4 इज वेयर डिड द मुंडा रिबिलियन राइज एंड व्हाट वाज इट एम्ड एट। मुंडा रिबिलियन कहाँ पर हुआ था और इसका लक्ष्य क्या था। तो बच्चे मुंडा रिबिलियन क्या था। मुंडा रिबिलियन का मतलब है एक व्यक्ति था बिरसा मुंडा जो बिहार में पैदा हुआ था। बिहार में नहीं, रांची में पैदा हुए थे ये, और इनका पूरा नाम बिरसा मुंडा था। ये काफ़ी ही यंग एज से ही ब्रिटिश द्वारा किए गए अत्याचारों का विरोध करते थे। तो इन्होंने ही मुंडा रिबिलियन को स्टार्ट किया था। तो आंसर में हम डिस्कस करते हैं द मुंडा रिबिलियन ब्रोक आउट साउथ ऑफ रांची। मुंडा रिबिलियन रांची के साउथ में शुरू हुआ था। इट वॉज नोन एज उगलन और द ग्रेट टूमुल्ट। इसे उगलन या फिर ग्रेट टूमुल्ट के नाम से जाना जाता है। इट एम्ड एट ड्राइविंग आउट द ब्रिटिश एंड इस्टेब्लिशिंग द बिरसा राज। इसका जो लक्ष्य था वो था ब्रिटिश को अपने जंगलों से निकाल देना, उन्हें बाहर कर देना और बिरसा राज स्थापित करना। बिरसा राज का मतलब है बिरसा मुंडा जिन्होंने यह रिबिलियन स्टार्ट किया था। और बिरसा मुंडा ये क्या चाहते थे, ये अपने लिए एक पीसफुल और अच्छी लाइफ चाहते थे, और वैसी ही लाइफ ये अपने ट्राइबल लोगों के लिए भी चाहते थे कि जैसे हम पहले रह रहे थे हमें वैसे ही रहने दिया जाए, जो कि ब्रिटिश ऐसा नहीं कर रहे थे। तो उसके अगेंस्ट बिरसा मुंडा ने जो ये रिबिलियन स्टार्ट किया था, इसे ही उल्गन और ग्रेट ट्यूमुल्ट नाम से जाना जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके हैं। क्वेश्चन 1, हाउ डिड द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल से पहले, मतलब अंग्रेजों के शासन से पहले, जो ट्राइबल चीफ्स की जो पावर थी वो कैसी थी, और कॉलोनियल रूल के बाद, कॉलोनियल रूल में मतलब कि जब अंग्रेज आ गए भारत में तो उनके समय में ट्राइबल चीफ्स की पावर कैसी थी। हम आंसर डिस्कस करते हैं। इन प्री कॉलोनियल पीरियड द ट्राइबल चीफ्स वर इकोनॉमिकली पावरफुल। प्री कॉलोनियल पीरियड मतलब अंग्रेजों के आने से पहले जो ट्राइबल चीफ्स थे वो इकोनॉमिकली पावरफुल थे, मतलब उनके पास पैसा था, टैक्स लेने की शक्ति थी और सारे फॉरेस्ट राइट्स उनके पास थे। दे इंजॉयड द अथॉरिटी टू फ्रेम लॉज फॉर ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट। और उन ट्राइबल चीफ्स के पास अथॉरिटी होती थी कि वे अपनी ट्राइब के लिए और अपने फॉरेस्ट के लिए कानून बनाते थे। बट आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, परंतु ब्रिटिश के आने के बाद क्या हुआ, द ट्राइबल चीफ्स लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। ट्राइबल चीफ्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो उनसे छीन ली गई, अंग्रेज़ों ने छीन ली उनसे। दे हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। उन्हें अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स को सलामी देनी पड़ती थी। तो ये चेंजेस थे जो ब्रिटिश रूल के अंडर ट्राइबल चीफ्स को सहने पड़े थे। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द ब्रिटिश वांट द ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन, हाउ डिड दे डू दिस। ब्रिटिश क्यों चाहते थे कि ट्राइबल ग्रुप्स एक ही जगह पर सेटल कर जाएं, और उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो बच्चे एक ही जगह पर सेटल करने का मतलब है कि जो ट्राइबल लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। क्यों जाते हैं, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो जहाँ फूड का मतलब है कि जो ट्राइबल लोग हैं वो एक फॉरेस्ट में जब एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर करते करते 2-3 सालों में जब उनकी जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है तो वो किसी और जगह पर चले जाते हैं। तो ट्राइबल लोग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। परंतु ब्रिटिश चाहते थे कि वो एक ही जगह पर सेटल डाउन कर जाएं। और फिर हमें ये बताना है कि अंग्रेज़ों ने ऐसा कैसे किया। आंसर है द ब्रिटिश वांटेड द ट्राइबल्स टू सेटल डाउन बिकॉज इट वुड देन बी ईजियर टू मॉनिटर एंड एडमिनिस्टर देम। वो ऐसा इसलिए चाहते थे कि जो ट्राइबल लोग हैं वो एक ही जगह पर सेटल डाउन हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने के बाद फिर ट्राइबल लोगों को मॉनिटर करना और उन्हें एडमिनिस्टर करना अंग्रेज़ों के लिए आसान हो जाता।
फॉर दिस, उन्होंने ऐसा कैसे किया, ब्रिटिशर्स ने ऐसा कैसे किया। फॉर दिस द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट्स, ऐसा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की, और इन लैंड सेटलमेंट्स के अकॉर्डिंग टू विच द ब्रिटिशर्स मेजर्ड द लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू, और इन सेटलमेंट्स के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने लैंड को मेजर किया और रिवेन्यू फिक्स किए, मतलब लैंड पर जो आय प्राप्त करनी है उनको फिक्स कर दिया। क्वेश्चन 3, हाउ डिड द चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज अफेक्ट द लाइफ स्टाइल्स ऑफ द ट्राइबल्स। अंग्रेजों ने जो नए फॉरेस्ट कानून जंगल के कानून बनाए थे, उन्होंने ट्राइबल लोगों की लाइफ स्टाइल में, उनके जीने के ढंग में किस प्रकार से परिवर्तन किया, या फिर उन्हें किस तरह से प्रभावित किया। आंसर है द चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉज ग्रेटली अफेक्टेड द ट्राइबल्स अकॉर्डिंग टू दीज लॉज। जो फॉरेस्ट लॉज में चेंजेस हुए थे उन्होंने ट्राइबल को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था। अकॉर्डिंग टू दीज लॉज द फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज द स्टेट प्रॉपर्टी, फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब फॉरेस्ट जो आदिवासियों का घर थे, उनके रहने का स्थान थे, उन्हें उनसे छीनकर स्टेट प्रॉपर्टी बना दिया गया, मतलब ये सरकारी प्रॉपर्टी हो गई। अब द आदिवासीज वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आदिवासीज को शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने से मना कर दिया गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है बच्चे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऐसी कल्टीवेशन होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाती है, मतलब जब ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तो फिर ट्राइबल लोग किसी और जगह पर जाकर कल्टीवेशन करते हैं, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। ये जंगलों में होती है। तो आदिवासीज को शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने से मना कर दिया गया। दे वर इवन नॉट अलाउड टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कटिंग ट्रीज, हंटिंग एंड सो ऑन। यहाँ तक ही नहीं कि अंग्रेज़ों ने ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब जंगलों से जो भी उत्पादन होता था उसको कलेक्ट करने की भी इजाज़त नहीं दी, पेड़ों को काटने की इजाज़त नहीं दी, और हंटिंग करने की भी इजाज़त नहीं दी। और ये सब काम ही थे जिनके सहारे आदिवासी अपना जीवन यापन करते थे। तो ये सब काम अंग्रेज़ों ने आदिवासियों से छीन लिए फॉरेस्ट लॉज के अंडर। इन सम एरियाज ट्राइबल्स वर इवन नॉट अलाउड टू स्टे इन द फॉरेस्ट्स, और कुछ एरियाज़ में तो ऐसा भी कहा गया कि जो ट्राइबल लोग हैं इन एरियाज़ के फॉरेस्ट में स्टे नहीं करेंगे, मतलब इन जंगलों में वो नहीं रहेंगे, तो मतलब उन्हें बेघर भी कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आपको फिर नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।